कौन सा था लेक्चर? इनको तो पता नहीं होगा। लेक्चर कौन सा था जब वो बकर? ओके, चलें जी स्टार्ट करें। पेज 387। भाई इधर हो जाओ ना मोहतरम, इधर हो जाओ। पेज 387 और एंट्रेंस पे अगर हाइब्रिड वाला है तो उनको उधर भेजो। पेज 387। भाई जगह बना दो ना मोहतरम, जगह बना दो यार, देख लो कुछ नहीं होता। भाई आप भी चेक वाली शर्ट जगह बना दें। बीना सिकंदर इज अ लॉयर। भाई आप भी मोहतरम थोड़ी सी जगह बना दें, इंशाल्लाह नजर आएगा। आप भी जगह बना दें। बीना सिकंदर इज अ लॉयर एंड ओन्स अ लॉ फर्म। पेज नंबर 387। 387 पेज 387। बीना सिकंदर इज अ लॉयर एंड ओन्स अ लॉ फर्म। नहीं, सांस नहीं दिया जाएगा। अंडर द नेम बीना एंड कंपनी। शी इज ऑल्सो डायरेक्टर लीगल अफेयर्स एट, एक मिनट अब किसी को निकालना पड़ेगा एक दो को, एट आयशा फूड्स लिमिटेड। डिटेल्स ऑफ हर इनकम फॉर द ईयर 2012 इज एज फॉलोज। नेट प्रॉफिट 3500। नेट प्रॉफिट 3500। ओके, सैलरीज आ रही हैं, गिफ्ट्स एंड डोनेशंस आ रहे हैं, लीज चार्जेस आ रही हैं, प्रोफेशनल फी आ रही है, प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस आ रहे हैं, ट्रैवल एक्सपेंसेस आ रहे हैं, अदर एक्सपेंसेस आ रहे हैं और इनकम टैक्स आ रहा है। तो ये कुछ खर्चे उसने दिए हैं आपको जो आ रहे हैं। इधर आ जाओ सेकंड रो में। अच्छा, फेस से ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा, बस एक चीज़ पता चल रही है, इनकम टैक्स इसने पिछले साल का दिया है, तो इनकम टैक्स खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाज़त नहीं है 90 का। जी कितना है इनकम टैक्स? 90 का। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट में ज़रा क्लास पूरी होती है तो करवाता हूँ। पॉइंट 1, इधर आ जाओ। अच्छा जी, पॉइंट 2 पहले पढ़ लें। प्रोफेशनल फीस आ रही है, ये सॉरी पॉइंट 2। आप बैग ना इधर रखवा दो, वो फिर थोड़ा खुला होकर बैठ जाएंगे ना। पॉइंट 2 पढ़ लें और बता दें क्या अलाउड है क्या नॉट अलाउड है। पॉइंट 2 और 3 सारे पढ़ लें और देख लें क्या अलाउड है क्या नॉट अलाउड है। बीना नॉट अलाउड नहीं हो सकती, बीना तो बीना है। सैलरी एक्सपेंस, पहले मैं पॉइंट 1 को स्किप कर रहा हूं जरा। सैलरी एक्सपेंस, भाई अभी चुप कर जो ना यार। सैलरी एक्सपेंस इंक्लूड 50,000 एंड 75,000 पर मंथ। सैलरी में 50,000 और 75,000 पर मंथ। पर थोड़ा सा उधर हो जाओ, वो गिरने वाला है वाइट शर्ट आप। हाँ बस शुक्रिया। सैलरी एक्सपेंस इंक्लूड 50,000 and 75,000 per month paid to Beena and her brother respectively. Her brother looks after the administration and financial matters of the firm. तो ये एडजस्टमेंट हमने क्लास में की हुई है। बीना की सैलरी नॉट अलाउड है और ब्रो की सैलरी अलाउड है।
बीना की सैलरी 50,000 इंटू 12, 6 लाख रुपया। ये खर्चे के तौर पर माइनस करने की इजाजत नहीं है, लेकिन उसके ब्रदर की सैलरी खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत है, इसलिए यह अलाउड है। ओके भाई, पेज नंबर 387 है। चलें जी, जो लेट आने वाले हजरात हैं अब वो सिर्फ एडजस्टमेंट 3 पे फोकस करें क्योंकि 2 आसान थी। 3, गिफ्ट्स एंड डोनेशंस इंक्लूड गिफ्ट्स टू क्लाइंट्स। नंबर 1, गिफ्ट्स एंड डोनेशंस। भाई इधर इधर समझे पहले उसकी तस्वीर भी खींच लेंगे। गिफ्ट्स एंड डोनेशंस इंक्लूड गिफ्ट्स टू क्लाइंट्स। गिफ्ट्स एंड डोनेशन इंक्लूड गिफ्ट टू हर सन, उसका सूरज, उसका चांद, उसका हीरा, शादीशुदा है। एंड गिफ्ट एंड डोनेशन इंक्लूड डोनेशन टू अप्रूव्ड नॉन प्रॉफिट इदारा अमाउंटिंग टू इतने इतने एंड उतने। अब सवाल ये राइज होगा कि ये है गिफ्ट टू क्लाइंट्स यानी कस्टमर्स, ये है गिफ्ट टू हर सन, और ये है डोनेशन टू नॉन प्रॉफिट इदारा। अब ये जो 100 का गिफ्ट दिया इसने क्लाइंट्स को, तो क्लाइंट्स हैं बिजनेस के कस्टमर्स। जैसे कॉलेज वाले जो है वो किसी बच्चे को पोजीशन लेने के ऊपर इनाम दे दें, ये बिजनेस का एक नॉर्मल खर्चा होता है और ये अलाउड है। अब भाई इधर, ये बिजनेस का एक नॉर्मल खर्चा है, गिफ्ट्स टू क्लाइंट्स, और ये अलाउड है, माइनस करने की इजाज़त है। हाँ, एक बात जहन में रखिएगा, सेक्शन 21 में लिस्ट दी हुई है नॉट अलाउड खर्चों की, तो सेक्शन 21 में आपको ये खर्चा नॉट अलाउड की लिस्ट में कहीं नहीं मिलेगा कि किसी को गिफ्ट दें तो खर्चा माइनस नहीं हो सकता, बल्कि बिजनेस में गिफ्ट देना एक नॉर्म है, बिजनेसमैन गिफ्ट देते रहते हैं अपने कस्टमर्स को, तो ये बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है और अलाउड है। सन को बिजनेस की चीज़ों से गिफ्ट देना ये एक ड्राइंग टाइप चीज़ है और ये खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाज़त नहीं है। डोनेशन जो आपने नॉन प्रॉफिट इदारे को दी, डोनेशन एक रिक्लासिफिकेशन टाइप चीज़ होगी। डोनेशन एज अ बिजनेस का खर्चा माइनस करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन इसको टैक्स क्रेडिट के तौर पे माइनस कर लेंगे क्योंकि अप्रूव्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दी है, इसलिए सेक्शन 65 की शराइत पूरी हो रही होंगी। तो 1 लाख रुपया जो गिफ्ट दिए हैं क्लाइंट्स को, तो लॉ मेकर कहेगा अच्छा किया तुमने माइनस कर लिया, और माइनस होना भी चाहिए था। सबर, इसलिए इसको इग्नोर कर दो। जब बीना बताएगी कि मेरा मुन्नू, चांद, बबलू, उसको मैंने गिफ्ट दिया है, तो लॉ मेकर कहेगा ये बिजनेस का खर्चा नहीं है क्योंकि पुत्र आपका जो है घर बैठता है और आप उसे गिफ्ट दे रही हैं। सन का गिफ्ट ये भी माइनस करने की इजाजत नहीं है, इसलिए ये ऐड हो जाएगा, ये नॉट अलाउड है। और इसके साथ 2.5 लाख रुपया जो नॉन प्रॉफिट इदारे को दिया है, ये भी बिजनेस का खर्चा नहीं है, इसलिए ये माइनस करने की इजाजत नहीं है, ये भी किस में चला जाएगा, नॉट अलाउड में चला जाएगा, डोनेशन। लेकिन रेड मार्कर से हम इसको नोट कर लेंगे ताकि इसको रिक्लासिफाई करें। इसकी टैक्स क्रेडिट माइनस होगा कितना जी, चलें जी यहां तक नोट कर लें। डू नॉट टेक मोर देन 1 मिनट। देखें, लॉ मेकर ने नॉट अलाउड की लिस्ट दी हुई है, उसके अलावा सारे अलाउड होते हैं खर्चे। अलाउड की लिस्ट कहीं नहीं दी हुई, बल्कि सेक्शन 20 है उसमें लिखा हुआ है एनी एक्सपेंडिचर माइनस करने की इजाजत है, बस बिजनेस के लिए हो। तो क्लाइंट से कांटेक्ट बिजनेस में ही स्टेब्लिश होता है। इनकम टैक्स जिस मर्जी साल का हो, अगर इस साल के खर्चों में चला गया है तो सेक्शन 21 का ये कहते हैं माइनस करने की इजाजत नहीं है। ओके,
किसी को कूलिंग का इशू हो रहा है तो हाइब्रिड क्लास में जा सकते हैं बड़ा कंफर्टेबली बैठ के आराम से। ओके, एक भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? चलें जी। अच्छा, आई होप कि पॉइंट नंबर 2 और 3 आपको क्लियर हो गया। अब मैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ मूव करता हूं। अच्छा, ये पॉइंट नंबर 1 को जरा गौर से देखना है आपने। रेवेन्यू में पड़ा है, रिकवर हुआ है राफिया से बैड डेट। एक बार याद रखिएगा कि जो रेवेन्यू या इनकम में पड़ा होगा, आ जाए भाई, आप दोनों या क्लास में हैं तो आ जाएं, वरना आप, अच्छा, रेवेन्यू में जो पड़ा होगा वो अकाउंटिंग वालों ने डाला होगा। रेवेन्यू में भी पड़ा हो सकती है बैड डेट रिकवरी। भाई तो फोकस लूज कर रहे हो आप अपना, वाइट शर्ट तो मेरी तरफ अटेंशन। अच्छा, रेवेन्यू में भी पड़ी हो सकती है बैड डेट रिकवरी, अदर इनकम में भी पड़ी हो सकती है बैड डेट रिकवरी। अदर इनकम तो सवाल में है नहीं, रेवेन्यू में बैड डेट रिकवरी पड़ी है, तो बैड डेट रिकवरी जो रेवेन्यू या अदर इनकम में पड़ी हो अकाउंटिंग वालों वाली होगी। तो इससे पहले कि मैं सवाल आगे पढ़ूं, मुझे अकाउंटिंग वालों वाली अकाउंटिंग इनकम उल्टानी पड़ेगी। तो 2-3 बंदे जरा इधर आए, उल्टानी पड़ेगी। आया कोई नहीं? अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी उल्टानी पड़ेगी। ये अकाउंटिंग वालों का गेन है कितना? 75। अकाउंटिंग वालों का गेन हमने उल्टा दिया, 750 है। ओके, ये अंडे का मसला था, ये लो ठंडे अंडे। ओके, रेवेन्यू में पड़ा है 750, पड़े हुए को हमने माइनस करके बाहर निकाल दिया। That had been written off while calculating taxable income of 2010। जो 2010 में टैक्सेबल इनकम निकालते हुए राइट ऑफ करने दिया गया था। टैक्सेबल इनकम याद रखिएगा, टैक्स वालों की नजर में निकाली जाती है। जो 2010 में टैक्सेबल इनकम निकालते हुए राइट ऑफ करने दिया गया था, द अमाउंट वॉज रिसीवेबल अगेंस्ट द प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर्ड टू राफिया। राफिया आई होगी बीना के पास और राफिया ने कहा होगा बीना से, सुने तुम लॉयर हो। बीना ने कहा मैं लायर नहीं हूं, मैं लॉयर हूं। तो राफिया ने कहा होगा अच्छा बाजी, तू भी बाजी मैं भी बाजी, एक बात करनी थी तेरे से। मसला ये है कि कोई कुछ केस कूस हो गया है तो तुम्हारे से प्रोफेशनल मशवरा चाहिए था, और बाद में राफिया नजर नहीं आई, सर्विस लेके चली गई, मशवरा लेके चली गई, 75,000 रुपये देने थे, दे के नहीं गई, 7.5 लाख। लेकिन अगले साल माशाल्लाह राफिया को ख्वाब आया, फरिश्ते आए, तो राफिया ने सोचा मरने से पहले 7.5 लाख बीना बाजी को दे आऊं। तो लेके भागी थी राफिया 2010 में, और पैसे लेके आ गई राफिया 2011 में। अब 12 में लेके कब भागी थी? 10 में। वापस लेके कब आई? 12 में। चलें, वेल डन, ये तो बहुत अच्छा बता दिया आपने, अच्छा हो गया। अच्छा जी, वर्किंग नंबर 2, टैक्स वालों की, अब देख रहे हैं सारे एक फिगर से कैसे खेलेंगे। टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी, अमाउंट रिसीव्ड लेस एक्चुअल बैड डेट लेस previously allowed by tax authorities as deduction. Amount received less actual bad debt less amount previously allowed as deduction. अच्छा जी, मुझे बताएं अमाउंट रिसीव्ड रिकवर्ड कितनी है? 750। एक्चुअल बैड डेट कितना था? 750। जाहिर बात है, और कुछ नहीं बताया हुआ तो वही एक्चुअल बैड डेट होगा। प्रीवियसली अलाउड एज डिडक्शन कभी 750 आया करेगा, कभी 0 आया करेगा, इस वजह से हमारा जवाब बदलेगा।
तो प्रीवियसली अलाउड एज रिडक्शन मैंने असल में ढूंढना है, क्योंकि अब एक ही फिगर है उसी से खेलना है। तो प्रीवियसली अलाउड रिडक्शन या होगा या नहीं होगा, बस ये देखना है। Which was written off while calculating taxable income, यानी टैक्सेबल इनकम तो टैक्स वालों की नजर में निकालने जा रहे होते हैं, तो उसके दौरान हमने राइट ऑफ उसे कर दिया था, तो इसका मतलब है टैक्स वालों ने राइट ऑफ करने दिया था। इसका मतलब है ये प्रीवियसली अलाउड है, विच हैड बीन रिटन ऑफ इन प्रीवियस ईयर व्हाइल कैलकुलेटिंग टैक्सेबल इनकम। तो ये तो टैक्स वालों की नजर में कैलकुलेट होती है, तो इसका मतलब है टैक्स वालों ने टैक्सेबल इनकम निकालते हुए राइट ऑफ करने दिया था। प्रीवियसली अलाउड एज रिडक्शन इज 750। अब ये 750 की बारात नहीं आ गई, आपने इसमें से ये माइनस करना है, जवाब आएगा 0, और 750 में से 0 माइनस करना है, जवाब आएगा 750। ये आंसर बदल जाता अगर लिखा होता revenue includes 750 in respect of bad debt that had not been allowed by tax authorities in previous year। अगर ये लाइन लिखी होती तो फिर मैं यहां लिखता 0, तो जब यहां लिखता 0 तो यहां आता 750, तो जब यहां आता 750 तो यहां आता 0, तो जब यहां आता 0 तो मैं इधर लिखता 0, जब मैं यहां लिखता 0, where bad debt recovery is greater than the difference between actual bad debt and previously allowed as reduction, the excess shall be chargeable under the head income from business in the year in which amount is received। तो इसलिए ये हो गई टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी वर्किंग नंबर 2 में 750 जी। अलाउड कैसे पता चला 750 अलाउड है? इधर आए जी। दैट हैड बीन रिटन ऑफ वाइल कैलकुलेटिंग टैक्सेबल इनकम, जो टैक्सेबल इनकम निकालते हुए राइट ऑफ करने दिया गया था। मुझे बताएं टैक्सेबल इनकम किनकी नजर में निकालते हैं? तो टैक्स वालों की नजर में जब टैक्सेबल इनकम निकल रही थी तो राइट ऑफ कर दिया गया था। इसका मतलब है टैक्स वालों ने इसको राइट ऑफ मानना था तो टैक्सेबल इनकम में राइट ऑफ किया था ना। अकाउंटिंग वालों ने तो किया ही होगा, मसला क्या होता है टैक्स वालों ने प्रीवियसली किया या नहीं किया। तो ये जो लाइन थी ना असल में वो लाइन यही थी, दैट हैड बीन रिटन ऑफ व्हाइल कैलकुलेटिंग टैक्सेबल इनकम फॉर 2010। अच्छा एक काम जरूर पहले करना है, इस एडजस्टमेंट को अधूरा पढ़ के ना अकाउंटिंग वालों की रिकवरी उल्टानी जरूर है, ये नहीं भूल जाना। अकाउंटिंग वालों की रिकवरी उल्टानी है एज अ स्टेप 1, स्टेप 2 में फॉर्मूला लगाने और स्टेप 3 में फॉर्मूले के रिजल्ट को न्यूमेरिकल के मुंह पे शो करना है। अच्छा मेरे ख्याल से ना सोल्यूशन में 750 लेस भी नहीं हुआ हुआ, 750 ऐड भी नहीं हुआ हुआ और ये वर्किंग भी नहीं हुई भी, लेकिन बेहतर है पेपर में आप कर आए, पेपर में कराएं। नज़र मार लो ज़रा, हुआ हुआ शायद कर दिया था मेरे ख्याल से, पिछली बुक में नहीं हुआ होगा। सोल्यूशन तो आप लोग काफ़ी जल्दी ढूंढ लेते हैं, सुना हुई हुई है वर्किंग बैड डेट रिकवरी वाली, हुई हुई है और 750 एडलेस दोनों हुआ हुआ है। हाँ हुआ हुआ है, ठीक है। सोल्यूशन में भी इसी तरह हुआ हुआ है। जिन अल्लाह भला करे जिनके पास नई किताब है। ओके आगे बढ़ें जी। एक व्हीकल है, जहन में लाएं, व्हीकल आगे चलें जाएं। एक व्हीकल है जो ऑब्टेन की है सोलली, अच्छा चलें नोट कर लें, नोट कर लें। कर लिया, मेहरबानी। अगर यहां लिखा होता, बिल्कुल अगर यहां लिखा होता डेट हैड नॉट बीन अलाउड बाय टैक्स अथॉरिटीज इन 2010, तो ये 750 तो उल्टाना ही था, ये तो हर हाल में उल्टाना है। फिर यहां 0 आता, यहां 750 आता, यहां 0 आता और यहां अंडा आता।
एक व्हीकल है जो कि सिर्फ और सिर्फ दफ्तर के कामों के लिए है। जाहिर बात है एम्प्लॉय वाला सवाल तो है कोई नहीं। पुत्र ओ पुत्र, पिछला नोट ना कर, अगला समझ। देयर इज नो नीड टू क्राई ओवर गिरा हुआ दूध। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 4, अ व्हीकल वॉज ऑब्टेन्ड सोनली फॉर दफ्तर का काम। एक व्हीकल सिर्फ दफ्तर के काम के लिए ली है आपने ऑन लीज। तो ये ना सोचिएगा कि ये एम्प्लॉय है। ओ भाईजान, बाजी का बिजनेस है, ओन्स अ लॉ फर्म, तो बिजनेस के चैप्टर के रूल लगाने हैं, सैलरी के चैप्टर के रूल नहीं लगाने। अच्छा जी, फेयर वैल्यू ढूंढो, पागल हो तुम। अ व्हीकल वाज ऑब्टेन्ड सोनली फॉर ऑफिशियल पर्पस ऑन लीज, दफ्तर के कामों के लिए। लॉ फर्म है तो कोट शोट जाना होता होगा कोट पहन के, तो ऐसी सूरत में इसको गाड़ी की जरूरत पड़ती होगी। अ व्हीकल वाज ऑब्टेन्ड सोनली फॉर दफ्तर का काम फ्रॉम अ बैंक। द लीज कमेंस्ड ऑन 1 मार्च 12। लीज अभी अभी शुरू हुई है, साल खत्म होने से 4 महीने पहले। लीज चार्जेस, लीज चार्जेस, यार ये गड़बड़ कर दी हुई है अबू बकर, ये ना ये नीचे नजर आता था। लीज चार्जेस कितने हैं? 9 लाख के लीज चार्जेस। अच्छा आप इधर ही रहेंगे आप? अच्छा आपको हमने इधर खड़ा किया। उसकी कह रहा है लीज चार्जेस, लीज चार्जेस इंक्लूड 5 लाख एज सिक्योरिटी डिपॉजिट टू बैंक। कितने हैं लीज चार्जेस? 9 लाख। 9 लाख के हैं। इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट पड़ा हुआ है 5 लाख का। बाकी जो 4 लाख है आप कहेंगे शायद ये अकाउंटिंग वालों की डिप्रीसिएशन होगी लीज्ड एसेट के ऊपर, शायद ये इंटरेस्ट होगा लीज्ड एसेट के ऊपर, क्योंकि अकाउंटिंग वाले तो डिप्रीसिएशन रिकॉर्ड करते हैं और अकाउंटिंग वाले इंटरेस्ट रिकॉर्ड करते हैं। आपके जहन में तो ये आ रहा होगा, बिल्कुल आपके जहन में सही आ रहा है, क्योंकि सर ने आपको यही बताया हुआ है कि अकाउंटिंग डिप्रीसिएशन और इंटरेस्ट P&L में अकाउंटिंग वाले डाल देते हैं। तो आपके जहन में आ रहा होगा शायद ये अकाउंटिंग डिप्रीसिएशन और इंटरेस्ट है। तो इसको मैं उल्टा दूं, इस 5 लाख की मैं बाद में बात करता हूं, इस 4 लाख को मैं उल्टा दूं और रेंटल माइनस करूं, ये आपके जहन में आ रहा होगा। लेकिन जब आप दीवानावार सवाल में जाएंगे तो खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको रेंटल नजर नहीं आएंगे। तो जब आपको रेंटल नजर नहीं आएंगे तो बज़ाहिर शायद ऐसा हुआ है कि अकाउंटेंट ने रेंटल ही माइनस कर लिए हैं। उसको अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट कहना मुनासिब नहीं है, क्योंकि लफ्ज लिखा हुआ है लीज चार्जेस, यानी लीजिंग कंपनी को जो आपने चार्जेस पे किए वो तो रेंटल ही होता है। तो ये अजीब और अमीर सवाल है आईकैप की हिस्ट्री का, जिसके अंदर उसने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट अलग से नहीं दिया था, बजाय के वो देता और रेंटल माइनस करवाता, उसने डायरेक्ट लीज चार्जेस या लीज रेंटल टाइप कोई चीज दे दी है। अल्लाह भला करे, इसको कम से कम यहां रेंटल लिख देना चाहिए था, बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज थी। तो लीज रेंटल टोटल है आज का आपके 9 लाख के, 9 लाख में से रेंटल है 4 लाख के, बाकी 5 लाख सिक्योरिटी है। ये आपको वापस नहीं मिलनी या मिलनी है? मिलनी है वापस। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहे आप इलेक्ट्रिक कंपनी को जमा करवाएं, सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहे आप लेसर को जमा करवाएं, लीजिंग कंपनी को जमा करवाएं, सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल होती है। तो ये एसेट टाइप चीज है, ये रिसीवेबल है, ना कि ये खर्चा है। तो इसलिए पेपर के अंदर माना कि एडजस्टमेंट बड़े डिफरेंट तरीके से आई थी, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है बच्चे 5 लाख को ऐड कराए थे,
कि 5 लाख तो वो ऐड कर ही आए थे, किस नाम से? सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से। तो एडजस्टमेंट में कोई प्लस माइनस हो भी तो कोई झोल आ भी जाए तो हैंडल हो जाता है पेपरों में, कितनी परेशानी वाली बात नहीं है। बहरहाल अजीब सी अंग्रेजी थी, लीज रेंटल का लफ्ज कम से कम लिख देता तो ज्यादा अच्छा होता जी। सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना जी? बाकी 400 रेंटल है, वो माइनस हो चुका है। टैक्स वाले कहेंगे अच्छा किया माइनस किया। भाई आप उदास तो नहीं हो रहे? अच्छा, मुझे आपको देख के बड़ी मोटिवेशन हो रही है। अकेला बंदा भी पता नहीं कहां से कहां तक जा सकता है पढ़ पढ़ के। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 पढ़ें 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 पढ़ें। प्रोफेशनल फीस कितनी आ रही है? फुट्टे को बुलाएं, फुट्टे को। प्रोफेशनल फीस कितनी है? 400। प्रोफेशनल फीस इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 1.5 लाख। प्रोफेशनल फीस इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 1.5 लाख पेड टू अ लीगल फर्म फॉर। बाजी आप खुद लॉयर हैं, आप लीगल फर्म के पास जा रही हैं? बाजी क्या हुआ? यानी कि आपको अपने काम के ऊपर शक है कि आपने अपना कॉलेज बनाया और अपने बच्चे को किसी और कॉलेज में पढ़वा रही हैं? बाजी ये क्या हो रहा है? आप प्रोफेशनल फीस इंक्लूड 1.5 लाख पेड टू अ फर्म फॉर डिफेंडिंग अ लॉ सूट फाइल्ड अगेंस्ट बीना इन फैमिली कोर्ट। बीना के कजनों ने बीना पे केस कर दिया। बीना होती कौन है ये फर्म चलाने वाली? ये तो हमारे दादा ने बनाई थी। निकलो इधर से बीना, ये फैमिली का मसला है। बोले 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 क्या 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 मसला क्या हो रहा है इसको? आप थोड़ा सा ना जरा वापस आ जाए, सीए कराने दें मुझे। तो फैमिली कोर्ट, आप बता दें भाईजान, बीना बाजी ने किसी कोर्ट में जाके कहा कि मेरे फैमिली वाले ही मेरे खिलाफ हो गए हैं। जिस फर्म में गई बीना, उस फर्म के भी कोई ओनर होंगे, उन्होंने कहा बीना 1.5 लाख दो, कजन कल से नजर नहीं आएंगे इधर। परेशान। अच्छा, तो बीना ने 1.5 लाख रुपया दे दिया और उसके कजन फारिग हो गए, यानी अब नजर नहीं आ रहे। बता दें जी, सेक्शन 21 का एच पर्सनल एक्सपेंडिचर है। ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये पर्सनल एक्सपेंडिचर है, बिजनेस का खर्चा नहीं है। फैमिली कोर्ट, फैमिली कोर्ट, ये मैंने बात गलत कर दी, मैं अपने अल्फाज वापस ले रहा हूं कि क्या कहते हैं, बीना की लॉ फर्म दादा की थी, ये बात गलत हो जाएगी, ये तो बिजनेस टाइप खर्चा बन जाएगा। ये मैंने क्योंकि अपनी तरफ से बात की थी और ये बात मेरे मुंह से गलत निकल गई है। फैमिली कोर्ट का मतलब है घर के कोई फड्डे पड़े में है, तो घर के फड्डे पड़े में है, घर के पड़े, अगर फॉर्म वाला केस होता फिर तो बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंस बन जाना था। तो ये घर के कोई मसले हैं बीना के, और वो घर के मसले बिजनेस के प्रोफेशनल फीस में डाल रही है। तो ये तो इसका घर का केस है, इसलिए इसको बिजनेस के खर्चों में नहीं डाला जाएगा। तो 21 का एच लगेगा यहां। तो प्रोफेशनल फीस सेक्शन 21 का 150। बीना लिव्स इन एन अपार्टमेंट। बीना एक अपार्टमेंट में रहती है, बीना एक घर में रहती है, सिचुएटेड अबव हर ऑफिस। मुझे कराने दें सीए चुप। ये ऑफिस है, ये घर है और ये बीना है। क्लियर? बीना लिव्स, लिविंग,
बीना लिव्स, प्लीज 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 प्लीज, कौन आपके मुंह से निकला या मुंह से निकाला है आपने? गलती से निकला, तू इसके दिल में घुसा हुआ है। बीना लिव्स इन एन अपार्टमेंट situated above her office, and 2/5 of total property expenses and 2/5 of total property expenses relate to apartment. Property expenses 2/5 of total property expenses, 2/5 of total property expenses relate to her apartment. यानी ये तो इसके घर के खर्चे हो गए ना, फिर अपार्टमेंट तो ऑफिस के ऊपर है, ये तो इसके घर के खर्चे हो गए। तो मतलब ये होता होगा कि पूरी प्रॉपर्टी है ना, पूरी प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी के अंदर एलोकेशन टाइप हमने एक चीज पढ़ी थी अपोर्शनमेंट, तो पूरी प्रॉपर्टी है, तो पूरी प्रॉपर्टी की सफाई होती होगी, तो उसमें से सफाई वाला इधर भी सफाई करता होगा, इधर भी होती होगी। इसी तरह पूरी प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी का कोई रेंट होगा, इस हिस्से का भी रेंट होगा, इस हिस्से का भी रेंट होगा। पूरी प्रॉपर्टी है, उसका कोई बिजली का बिल आता होगा, इस हिस्से का भी बिजली का बिल होगा, इस हिस्से का भी बिजली का बिल होगा। तो अब मोहतरम बात यह है, अब बात यह है कि ये वाला खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है, ये वाला तो अलाउड है ना, तो इसको लिफ्ट कराने की जरूरत नहीं। नॉट अलाउड कितने? प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस ऑफ हर हाउस, सेक्शन 21 का एच ही लगेगा, पर्सनल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्चा देख लेता हूं, बस ज्यादा जहमत ना किया करें, दूसरी क्लास आ रही है उनसे मैं पूछ लूंगा। इंटू 2/140। बीना बेचारी रो रही है, ऐड ही चीजें किए जा रहे हो, आसमान पे लेके जानी है मेरी टैक्सेबल इनकम, कोई लेस भी कर दो चीजें। बीना इज वीपिंग लाइक एनीथिंग। ओके, अदर एक्सपेंसेस, ये तो अदर एक्सपेंसेस हैं, चलें आगे चलते हैं। अदर एक्सपेंसेस 7 लाख। Other expenses include an amount of 260 paid for Bina's golf club membership, which she sirf used to promote her business interest. बीना के अदर खर्चों में, बाजी आपके अदर खर्च ये 7,10,000, अदर खर्चों में 2,60,000 के खर्चे पड़े हैं जो कि बीना के गोल्फ क्लब की मेंबरशिप है, गोल्फ अच्छा, विच शी सिर्फ और सिर्फ यूज टू प्रोमोट हर बिजनेस इंटरेस्ट, वहां गोल्फ खेलने नहीं जाती, यूज्ड फॉर, यानी कि ऑब्वियसली गोल्फ क्लब में जाएगी तो कोई ना कोई ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे आप लॉयर हैं, आप लॉयर हैं, आप लॉयर हैं, अच्छा हमारे भी केस हैं। तो इस तरह असल में कस्टमर्स वहां पे अट्रैक्ट करने के लिए हैं, तो हर बिजनेस इंटरेस्ट, ये मकसद है उसका उधर जाने का। द पेमेंट टू द गोल्फ क्लब वॉज मेड इन कैश, द पेमेंट टू द गोल्फ क्लब मेड इन कैश। गोल्फ क्लब को पेमेंट किस में हो गई? कैश में हो गई। अच्छा जी, पहले तो ये बता दें कि ये बिजनेस का खर्चा है, बिल्कुल। अगर लिखा होता सवाल में विच शी एक्सक्लूसिवली यूज टू प्रोमोट हर गोल्फ स्किल्स, तो फिर तो नॉट अलाउड था, फिर तो ये पर्सनल एक्सपेंडिचर था, सेक्शन 21 का एच बन जाना था। फिर तो आप जो है वो उधर खेलने जा रही हैं और उधर जो गोल्फ चल रही है, ये तो आपका नॉर्मल खर्चा हो जाना था, बिजनेस का नहीं, नॉट अलाउड खर्चा हो जाना था। कब कब नॉट अलाउड हो जाना था? अगर लिखा होता है विच शी यूज ओनली टू प्ले अ बेटर गोल्फ एंड इन फ्यूचर शी इज इंटरेस्टेड इन गोइंग जर्मनी एंड प्लेइंग गोल्फ,
तो वो तो फिर इसके जाती खर्चा है, इसकी फर्म के लिए तो जरूरी नहीं है फिर। बट नाउ व्हाई शी इज गोइंग, बाजी आप क्यों जा रही हैं गोल्फ क्लब में, आपको तो खेलना भी नहीं आता। मैं कस्टमर जो है वो क्लाइंटल इफेक्ट मेरा बढ़ता है, ठीक है जी। पहली बात तो ये होगी, तो ये बिजनेस पर्पस के लिए खर्चा है। ये तो हो गया इसकी नेचर में मसला नहीं है। अब मसला है मोड ऑफ पेमेंट में। तो मोड ऑफ पेमेंट है इसका कैश। अब आप मुझे ये बता दें आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो क्लब मेंबरशिप्स हैं ये सालाना पे होती होंगी या माहाना पे होती हैं? सालाना पे होती हैं। तो साल में एक ही दफा 2,60,000 पे हुआ होगा या चंद किस्तों में करके पे हुआ होगा? एक ही दफा 2,60,000 पे हुआ होगा। और ये किस अकाउंट हेड में है जिसका टोटल साल का 7,10,000 है? अब ऐसे अकाउंट हेड में जिसका टोटल साल का 7,10,000 हो और इंडिविजुअल खर्चा 2,60,000 हो, तो ये अकाउंट भी डेंजरस है और इसमें होने वाली पेमेंट भी 25,000 से ज्यादा है। इस अकाउंट का टोटल 2.5 लाख से ज्यादा है। ये ग्रेटर देन 2.5 लाख है और ये ग्रेटर देन, तो डेंजरस अकाउंट में डेंजरस पेमेंट बीना को मरवा जाएगी। मरवा जाएगी का मतलब ये नहीं, नॉट अलाउड खर्चा हो जाएगा। तो ये भी नॉट अलाउड खर्चा हो जाएगा। किसी ने कह रहे हैं पैसे में इतना टाइम नहीं होता, आखिरी पॉइंट तक तो जितनी चीजें आ रही होती हैं हम ऐड किए जाते हैं बस। नहीं सोच के करनी है, इतना होता है। अच्छा जी, बोले बीना golf club membership fee paid in cash 260. golf club membership fees paid in cash. अबू बकर क्या हाल है, खैरियत से हो? जो मर्जी कर लें आप, बस अलाउड है, नॉर्मल बिजनेस का खर्चा है। लेकिन नॉट अलाउड में मैंने इस वजह से डाल दिया कि मोड ऑफ पेमेंट में मसला है, नेचर में मसला नहीं था, बिजनेस का खर्चा है ये नॉर्मल। अच्छा यार, फेस से और कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही तो इसको टोटल कर दें। भाईजान मैंने घर भी जाना है यार, तेरी मेहरबानी। अच्छा, दूसरी क्लास को आप में से कोई पढ़ा देगा ये 1 घंटा? कोई हाथ खड़ा कर दे 1-2 दिन, मैं इंशाल्लाह 5540 इनकम फ्रॉम बिजनेस। व्हाई आर यू होल्डिंग? अच्छा जी, बीना is also director legal affairs at Aisha Foods Limited. is also, पंगे लिए में इसने एक और जगह भी, डायरेक्टर लीगल अफेयर्स एट आयशा फूड्स। वहां पे इसकी महीने की तनख्वाह लगी हुई है। तो बीना नौकर भी है एक जगह पे। तो बीना रिसीव मंथली तनख्वाह ऑफ लाख फ्रॉम AFL, इनकम फ्रॉम सलेरी। ट्राई करो जरा, सलेरी लाख जरा 12 लाख यार, अखीर होगी यार। आई रियली अप्रिशिएट यू पीपल। लाख जरा 12 लाख कसमें। अच्छा जी, ड्यूरिंग द ईयर शी रिसीव्ड 2 बोनस पेमेंट्स ऑफ लाख ईच। 2 बोनसें इसको मिले लाख के। वन ऑफ द बोनस ऑफ 11 एंड इट वॉज अनाउंस लास्ट ईयर, पिछले साल अनाउंस हो गया था। हम ऐलान करते हैं पिछले साल के बीना को 1 लाख रुपया बोनस दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया गया। इट वॉज अनाउंस लास्ट ईयर बट दिया गया इन दिस ईयर। और इस साल वाला भी मिला है। He also received 2 bonuses, received 2। तो बताएं, पिछले साल वाला भी मिला है, इस साल मिला है, और इस साल वाला भी इस साल मिला है। तो फिर दोनों ऐड होंगे बोनस, 2 लाख।
ऐसा ही है ना, क्योंकि सैलरी एक्रूअल बेस पे नहीं आती, एज अ जनरल रूल सैलरी किस बेस पे टैक्स होती है, रिसीव्ड बेस पे। बस कर दें बीना बाजी, क्या रह गया अब। बीना हैज ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड विद अ गैजी बाय AFL फॉर हर घर का, मैं यार तो हद होगी, 2-3 बंदे निकालने पड़ेंगे। बीना हैज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद अ गड्डी बाय AFL फॉर हर पर्सनल एज वेल एज बिजनेस यूज। द कार वॉज एक्वायर्ड बाय एम्प्लॉयर इन May 2007, बड़ी पुरानी नौकरी करी है उधर, इन May 2007 एट अ कॉस्ट ऑफ 20 लाख। द फेयर मार्केट वैल्यू द गड्डी वॉज इतने, फेयर मार्केट वैल्यू लें या कॉस्ट लें, एक्वायर्ड को अंडरलाइन करें ना, परचेज की भी एम्प्लॉयर ने, तो अगर लीज पे ली होती तो फेयर वैल्यू लेते। जी कॉस्ट जरा ओके, ਹੁਣ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। She received a fees of 1.5 लाख from AFL for attending the meeting of board। तो ये एम्प्लॉय को ना एज अ डायरेक्टर कोई फीस वगैरह मिल जाए तो भाई जरा मोबाइल पे चेक कर रहे हैं क्या करना है उसका, मैं इधर से देख लेता हूँ सैलरी के चैप्टर से। तो फीस वगैरह कोई मिल जाए ना अगर, तो सैलरी के चैप्टर के दूसरे सफ़े पे हमने पढ़ा था ये फीस वगैरह इनकम फ्रॉम सैलरी में ही जाती है। तो कोई डायरेक्टर फीस वगैरह मिल जाए एम्प्लॉय को तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी में ही जाती है। मैं देख लेता हूँ, नहीं नहीं नहीं, मैं देख लेता हूँ, जाने दो यार, जाने दो यार। कितनी होगी यार वैसे, I will take revenge। अच्छा, पॉइंट नंबर 5, डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड आर एज फॉलो। सैलरी से और जो बोर्ड मीटिंग में रिसीव हुई थी कोई फीस उस पे, भाई हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, बस टैक्स ही कटा ना दोनों में। तो 390 + 9, 390 + 9 399, ये एंड पे न्यूमेरिकल का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इधर कुछ नहीं करना, सैलरी के चैप्टर में ना खर्चे माइनस नहीं हो सकते, तो वैसे भी इनकम टैक्स खर्चे के तौर पे माइनस नहीं हो सकता, न्यूमेरिकल के एंड पे माइनस होगा। 1650, इधर ही रखो कैमरा। कौन सा क्वेश्चन है, 14, इधर ले आओ यार कैमरा। जी मोहतरम, इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी है, 55, वही हमने निकाली हुई है, बस मैं आप सोल्यूशन नहीं करा आगे। इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है, टैक्सेबल इनकम, ये आप टेबल 1 लगाएंगे और टेबल 1 लगा के ये टैक्स आ गया, टैक्स क्रेडिट, 2:30 बजे होगी क्लास, टैक्स क्रेडिट, टैक्स कैलकुलेट करेंगे आप, उसके बाद टैक्स क्रेडिट माइनस कर देंगे, A/B इंटू C। रिक्लासिफाई करना उधर लिखा हुआ है, कैमरा लेके जाओ, डोनेशन के साथ R लिखा हुआ है, लाल में लिखा हुआ है, वापस ले आओ। तो अब आपने 250,000 की डोनेशन है और 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, A/B इंटू C। इन द एंड वो जो 399 वाला टैक्स है न्यूमेरिकल के एंड पे आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ये है टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट। ओके, आ जाए भाईजान पेज नंबर 169 पे, पेज 169।
क्वेश्चन 34 का सी, 34 का सी। भाई ये जरा लिखते रहना साइड पे, दूसरी क्लास में मैंने कराने मुझे याद रहेगा, अलग से ना यहाँ लिखते रहो। 34 का सी पढ़े जी। बस अब बैठे बैठे गप्पे मारते हैं, थोड़ा टेक लगा लें जरा। ऑन यकम जुलाई 2015 तलहा ने स्टार्ट किया है यूजिंग हिज पर्सनल, दिमाग देने दिमाग भी। ऑन यकम जुलाई 15 तलहा ने स्टार्ट किया है यूजिंग हिज पर्सनल कंप्यूटर फॉर बिजनेस, यानी अपने घर का कंप्यूटर अपने बिजनेस में यूज करना शुरू कर दिया है। अबू बकर थोड़ी देर के लिए जरा बाहर खड़े हो जाओ, जो बच्चे आए हैं उन्हें हाइब्रिड वाले हैं तो हाइब्रिड में बिठाते रहो, और अगर फिजिकल वाले हैं तो उन्हें को इंतज़ार फरमाएं। अच्छा, तो तलहा स्टार्टेड यूजिंग हिज ज़ाती कंप्यूटर फॉर बिजनेस। बताएं जी, सेक्शन 76 इस पे लगेगा, और इतने बुरे तरीके से सेक्शन 76 पे लगेगा कि दिन में इसको तारे नजर आ जाएंगे। सेक्शन 76 में कोई ऐसा लफ्ज़ बोलें जो और किसी में ना हो। चले मैं निकाल लेता हूं, वैसे ही पेज नंबर बता देना था आपने उसका। पेज 153। If a personal asset is put to business use, its cost will be fair market value on the date it is put to business use। ये हो गया इस लाइन का जवाब। 76 का मैं देख लेता हूं। 3 he also had to upgrade the system to comply with his business needs। उसे इसको अपग्रेड करना पड़े बिजनेस नीड्स को मैच करने के लिए। अच्छा, अपग्रेडेशन टाइप चीज ना इंप्रूवमेंट होती है, और ये 76 के 2 के सी में कवर हो रही है कि इंप्रूवमेंट भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनती है, तो इसलिए डेट इज ऑल्सो अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। 76 का 2 का सी, ये भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तो जाहिर बात है कोई भी चीज़ घर से आप बिजनेस में लेके आएँ तो बिजनेस में जाहिर बात है उसको तराश तराश करके ही कुछ इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, तो वो भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। आप हजरात तशरीफ़ ले आए हैं, आप हजरात थोड़ी देर के लिए लेट जाएं, जहाँ जहाँ तीनों बैठे हैं थोड़ी देर के लिए लेटें, थोड़ी देर के लिए लेट जाएं। एक बंदा लेट गया, दूसरे आप भी भाई लेट जाएं, तीसरे भाई आप भी लेट जाएं। अच्छा, तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में हमारी क्लास शुरू होगी, बुरा तो नहीं मनागे आप? अच्छा आगे चलें जी। अच्छा भाई मुझे सीए कराने दें, सीए कराने दें। सारे पास पेपर आपने ख़त्म कर लिए हैं, मेरे लिए कोई बचे ही नहीं। 30 का 4 गाजर लिमिटेड इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट एंड सेल ऑफ बिजली की चीज़ें फॉर द पिछले 20 साल। वाइल रिव्यूइंग द कंपनीज टैक्स प्रोविजन यू नोटिस द फॉलोइंग। इंटरेस्ट आपको नजर आ रहा है लाख रुपए का अकाउंट्स देखते हुए, और डेप्रिसिएशन आपको नजर आ रही है 3 लाख रुपए की। हमने कोई एसेट लीज पे लिया था रेडिश लीजिंग से, लीज का नाम इसने फाइनेंस लीज कुछ लिखा हुआ है। लीज रेंटल पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 4 लाख, और इस साल रेंटल पे हुए हैं 4 लाख। अब क्या करेंगे? वाइल कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस वी विल एड बैक इंटरेस्ट एंड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एंड लेस द लीज रेंटल नहीं कहेंगे बबलू। जादू वो जो सर चढ़ के बोले, ये क्या पांव पांव में घूम रहा है? जादू वो जो सर चढ़ के बोले, सर तो ही चढ़ गया जादू वो जो सर चढ़ के बोले। सेक्शन 28 हम लिख के आएंगे, हम लिखेंगे a deduction shall be allowed for a tax year for rental paid by the person to the bank for asset used in business amounting to rupees 4 लाख। तो 4 लाख आपको खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत होगी। ये एक महज इत्तफाक हुआ है कि 3 लाख और 1 लाख को उल्टाना है और 4 लाख को माइनस करना है। महज इत्तफाक हुआ है कि ये फिगर्स बराबर आ गई हैं, ऐसा होता नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जी क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, पॉइंट नंबर 6।
माशाल्लाह 5 हो गया हुआ है, 2 भी हो गया हुआ है, 3 भी हो गया हुआ है, 6। प्रोफेशनल टैक्स ऑफ 1 लाख रुपया। भाईजान क्वेश्चन 26 है 7 वाले की किताब में। प्रोफेशनल टैक्स ऑफ 1 लाख रुपया वॉज पे टू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को 1 लाख रुपए का हमने प्रोफेशनल टैक्स पे किया है। शहबाज शरीफ को या हमजा शहबाज को? हमजा शहबाज को। सीएम को, पीएम को? सीएम को। फेडरल गवर्नमेंट को या सूबे को? सूबे को। अच्छा, इनकम टैक्स कहां पे किया जाता है, सूबे में या फेडरल गवर्नमेंट को? फेडरल गवर्नमेंट को पे किया जाता होगा, ये तो सूबे में पे किया टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स ऑफ 1 लाख वॉज पेड टू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। सच टैक्स इज टू बी पेड बाय एवरी पर्सन। ये टैक्स हर बंदे ने पे करना है। सच टैक्स इज टू बी पेड बाय एवरी पर्सन हु इज इन चीजें खरीद के बेचने का कारोबार इन पंजाब। साजिद का ख्याल है ये कहां माइनस करने देना है हुकूमत वालों ने, क्योंकि मैंने ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पे कर दिया तो मुझे कहां माइनस करने दिया जाएगा ये टैक्स, बताएं जी। हम आएंगे मशहूर ज़माना सेक्शन में, सेक्शन 21 का ए। जब हम 21 के ए के अंदर आके देखेंगे तो 21 के ए में लिखा हुआ है कि बबलूज सिर्फ इनकम टैक्स माइनस करने की इजाजत नहीं है। 21 के ए में ये तो नहीं लिखा हुआ हर वो टैक्स जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पे करें वो माइनस नहीं कर सकते। ऐसी कोई लाइन लिखी हुई 21 के ए में कि वो टैक्सेस जो सूबे की गवर्नमेंट को पे करें माइनस नहीं कर सकते, ऐसी कोई लाइन नहीं लिखी हुई। 21 के ए में लिखा हुआ है वो टैक्स जो इनकम्स पर पे किया जाए उसे कहते हैं इनकम टैक्स, वो टैक्स माइनस करने की इजाजत नहीं है। इसका तो नाम ही प्रोफेशनल टैक्स है, ये तो इनकम टैक्स है ही नहीं। हमें तो आगे पढ़ना ही नहीं चाहिए था। इसी बेस पे डिसीजन ले लेना चाहिए था। इट इज अलाउड बिकॉज द नेम इज नॉट। अस्सलाम वालेकुम भाई, हाउ आर यू? अच्छा, बिकॉज द नेम इज नॉट इनकम टैक्स। इफ इट वुड हैव बीन सो उर्दू, अगर ये इनकम टैक्स होता तो ऐसी सूरत के अंदर जो है वो माइनस करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन ये तो इनकम टैक्स है ही नहीं। इस टैक्स का नाम क्या है? आगे फिर आई क्या, अब आपको पता है, अपनी कहानी और गेमें डालता है। ये प्रोफेशनल टैक्स है, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को दे दिया जाता है। ये टैक्सेस ऐसे टैक्सेस होते हैं जो ट्रेडर्स देते हैं, और उसका ख्याल है कि ये टैक्स कहां माइनस करने दिया जाएगा क्योंकि सूबे की गवर्नमेंट को लाल है बंदा छितर। तो भाईजान इतने छितर इसको मारे पाई, तुझे किसने कहा ये टैक्स माइनस नहीं करने दिया जाएगा? बबलू पागल दीवाने साजिद, तू क्या हो गया तुझे? ये टैक्स माइनस करने दिया बिकॉज इट इज नॉट इनकम टैक्स। पेपर में लिख के आएंगे, any tax paid by person in Pakistan on the profits of business, that is income tax, is not allowed. This is not income tax, this is professional tax, it is allowed. इसमें मुझे मार्क्स दे दो, अगला सवाल की तरफ मूव कर जाएंगे। हाँ, ये आपके लिए मैंने बताया। ओहो भाई, आजो, बैठो, मरहबा मैरिज हॉल। अच्छा जी, ब्रीफली डिस्कस द लायबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। बैठे रहो। इनकम फ्रॉम बिजनेस में ये खर्चे माइनस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ऐसे ना करो अहमद, आजकल बच्चे ना जवाब दे देते हैं। आजकल के बड़ा एहतियात से चलना पड़ता है आजकल के बच्चों के साथ। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जो करते हैं करने दिया करो। पेमेंट ऑफ बिजली के बिल इन कैश अमाउंटिंग टू 15,000। बिजली के बिल 15,000 रुपए के कैश में पे कर दिए हैं। भाई 15,000 के हों या 15 लाख के हों या 15 करोड़ के हों या 15 अरब के हों या खरब के हों, माइनस करने की इजाजत है। चाहे कैश में पे हो चाहे चेक में पे हो, क्योंकि ये बिजली है जो आती है। आगे चलें। पेनल्टी ऑफ 5,000 पेड फॉर लेट सबमिशन ऑफ क्वार्टरली स्टेटमेंट अंडर इनकम टैक्स लॉ। इनकम 2:30 बजे इंशाल्लाह क्लास शुरू होगी, भी आके बैठते रहे सारे। अच्छा, पेनल्टी ऑफ बोले 5,000 पेड फॉर लेट सबमिशन ऑफ क्वार्टरली स्टेटमेंट अंडर इनकम टैक्स लॉ। तो भाईजान ये पेनल्टी माइनस करने की इजाजत नहीं है क्योंकि ये फाइन गवर्नमेंट को पे किया है। डेप्रिसिएशन ऑन लीज माइनस कर सकते हैं या नहीं? ये भी माइनस किधर है? ये भी माइनस करने की इजाजत नहीं है।
डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ खालाजी का ऑर्डिनेंस क्वेश्चन 22 रिलेटिंग टू कंप्यूटेशन ऑफ, ये पर्ची बना के देनी है आपने मुझे, ठीक है, अच्छी बात है। डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रिलेटिंग टू कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। कहते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में आपको कुछ पता है, आप बताइएगा। ओपनिंग स्टॉक इज अ स्टॉक विच इज एट द स्टार्ट एंड क्लोजिंग स्टॉक इज अ स्टॉक विच इज एट द एंड। सो दिस इज माई आंसर। इफ यू नीड फर्दर गाइडेंस यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर। सो दैट्स एनफ। कल को इंजीनियरिंग के टीचर मिले, पता नहीं सर्किट सिस्टम के बारे में। इट इज़ अ वेरी गुड सिस्टम, इट इज़ अ वेरी यूजफुल, इट हैज सो मेनी यूजेस एंड इट इज़ यूज्ड एवरीवेयर एंड बिकॉज इट हैज सो मेनी। अच्छा जी, तो अच्छा चलिए, बबलूज और भालूज आए हुए हैं तो आज कुछ बातें ही कर लेते हैं। कितने मिनट रह गए? 2 मिनट रह गए। हाँ, वो 2 मिनट लुट में जा सकता है बंदा। ये जी हमारी किताब है, ये इसकी सॉफ्ट कॉपी है, घर से फोन। अच्छा, ये भाईजान एग्जामिनर कमेंट्स हैं, एग्जामिनर कमेंट्स। ये अब तो चुप मुझे चुप कराना पड़ेगा, बंदे बुलाने पड़ेंगे मुझे। ये एक एग्जामिनर कमेंट्स हैं, आपकी किताब में भी दिए हैं माशाल्लाह, रोमन्स में पेज नंबर 6 है, लेकिन मत खोलें। आई कैप में सवाल आया था डिफाइन मैन्युफैक्चरर, और शायद आपको याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है वो ज़रा कि एसएमई के अंदर पिछली क्लास में हमने ये देखा है मैन्युफैक्चरर। डिस्कशन सेल्स टैक्स में भी इसकी डेफिनेशन है। डिस्कशन रिक्वायर्ड द कैंडिडेट्स टू आइडेंटिफाई द पर्सन्स हु आर कंसीडर्ड एज मैन्युफैक्चरर अंडर द सेल्स टैक्स। वेरी फ्यू स्टूडेंट प्रोड्यूस रेलेवेंट आंसर, हालांकि रट्टे वाला सवाल था। मोस्ट ऑफ द आंसर्स वर जनरल टर्म्स where the student gave very vague replies. A person who is registered as manufacturer and who manufactures is called as manufacturer. Many students gave the definition of manufacturing. ये मैं आपको बताऊंगा चरिंग और चरर में क्या फर्क होता है। Many students gave the definition of charing instead of charar. Okay, you can go.